हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से मुख्य जो टॉपिक है वो है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। इसके अलावा भंवर धाराएं भी इसी लेसन में है। तो चलिए शुरू करते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया और वो सिद्धांत है क्या चीज। सबसे पहले जानना जरूरी है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया और वो सिद्धांत क्या है, चलिए देखते हैं। तो सन 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने ज्ञात किया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हम जानते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हम जानते हैं कि ओरस्टेड ने हमको बताया था। इस खोज के बाद स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठा कि क्या इसके विपरीत चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए इंग्लैंड के माइकल फैराडे ने और अमेरिका के जोसेफ हेनरी ने समकालीन प्रयोग किए। अपने जमाने में कई प्रयोग किए। उन्होंने 1830 में स्पष्ट किया, जब एक चुंबक को तार के एक लूप बद्ध परिपथ के पास लाया जाता है या उससे दूर ले जाया जाता है तो उस लूप में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया, जब एक चुंबक को तार के लूप के पास लाया जाता है या उससे दूर ले जाया जाता है तो उस लूप में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह विद्युत धारा उस समय तक प्रवाहित होती है जब तक कि चुंबक गतिमान रहता है। स्पष्ट हो गया कि यदि एक बंद लूप के पास चुंबक को लाया जाए या चुंबक को दूर ले जाया जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा तथा इस परिघटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो समझ आ गया कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है क्या चीज। और ये जैसे कि ओरस्टेड ने बताया था कि जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी प्रकार एक बंद लूप के पास हम चुंबक को लाएंगे, चुंबक को दूर ले जाएंगे तो उस बंद लूप में धारा प्रवाहित होती है। चलिए, जो फैराडे ने जो सिद्धांत दिया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा के लिए हमको एक बंद लूप लेना पड़ेगा और एक चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को विद्युत धारा तथा इस परिघटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अब देखते हैं, चलिए फैराडे ने कैसा प्रयोग किया और किस प्रकार से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का हमको सिद्धांत दिया प्रयोग। इसमें तांबे के विद्युत रुद्ध तार, बिल्कुल अलग से तांबे का तार रहेगा। इसमें तांबे के विद्युत रुद्ध तार की एक कुंडली होती है। इसके सिरों के बीच एक धारामापी जुड़ा होता है। धारामापी इसलिए जुड़ा रहता है क्योंकि तांबे की तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो हम धारामापी से देख सकते हैं। एक क्षण चुंबक और एक कुंडली के साथ निम्न अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। देखिए चित्र में एक कुंडली है तार की और एक चुंबक एन ध्रुव एस ध्रुव, यहाँ एन ध्रुव और यहाँ एस ध्रुव। और ये देखिए कुंडली के साथ में धारामापी भी जुड़ा हुआ है। ये कुंडली के साथ में धारामापी जुड़ा हुआ है जो कि यदि कुंडली में धारा बहती है तो विक्षेप बताएगा। अभी देखो चुंबक को हम पास ला रहे हैं कुंडली के तो इसमें विक्षेप आ गया। यदि ये
धारामापी में जो कांटा है वो घूमता दिखाई देगा, तो हम समझ जाएंगे धारा उत्पन्न हो गया। तो जब n ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो धारामापी में एक दिशा में विक्षेप होता है। जब n ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो धारामापी में एक दिशा में विक्षेप होने लगता है। चुंबक के n ध्रुव को कुंडली के पास लाने पर धारामापी में एक दिशा में विक्षेप होता है। यहां देखेंगे, यदि n ध्रुव को पास लाएंगे तो धारामापी में विक्षेप होगा। दूसरा, चुंबक को रोक देने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। यदि हम चुंबक को कुंडली की ओर नहीं लाएंगे तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। ये चित्र से हम देख सकते हैं, चुंबक को रोक दिया तो धारामापी में विक्षेप नहीं बह रही है। यदि चुंबक के n ध्रुव को n ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाएंगे तो धारामापी में विक्षेप उल्टी दिशा में बहेगी। ये देखिए, इधर बह रही है। यदि चुंबक के n ध्रुव को दूर ले जाएंगे तो धारा दूसरी दिशा में बहेगी। अब हम देखते हैं और चित्र में देखते हैं, यदि हम S ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, S ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो जो है धारामापी में विक्षेप होता है। देखिए, S ध्रुव को भी पास लाएंगे तो धारामापी में विक्षेप होता है, लेकिन इसकी दिशा देखिए, इसकी दिशा इधर है। एक और प्रयोग है, यदि हम S ध्रुव को भी दूर ले जाएंगे तो भी धारामापी में विक्षेप होता है, लेकिन ये S ध्रुव को पास लाने और S ध्रुव को दूर ले जाने पर धारामापी में विक्षेप एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। तो चुंबक को धीरे धीरे चलाने पर विक्षेप का मान कम तथा तेजी से चलाने पर विक्षेप का मान अधिक होता है। चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चलाने पर भी धारामापी में विक्षेप होता है। फैराडे ने प्रयोग में देखा कि यदि हम चुंबक को स्थिर रखेंगे और कुंडली को चलाएंगे तो भी धारामापी में विक्षेप होता है। चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होने पर ही धारामापी में विक्षेप होता है। दोनों में से एक कोई गति करना चाहिए। यदि चुंबक कमजोर है तो विक्षेप कम होता है, किंतु चुंबक शक्तिशाली है तो विक्षेप अधिक होता है। तो फैराडे ने फिर व्याख्या किया, जितना भी प्रयोग किया उसका। जब चुंबक को कुंडली के पास लाया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है, किंतु जब चुंबक को कुंडली से दूर चलाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है। दोनों ही स्थितियों में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अतः कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। फैराडे ने व्याख्या करके बताया कि जब कुंडली के पास चुंबक को लाएं या हम दूर ले जाएं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और कुंडली में धारा उत्पन्न होता है। फिर उन्होंने दूसरा अपना व्याख्या बताया, जब चुंबक और कुंडली के मध्य कोई आपेक्षिक गति नहीं होती है, दोनों स्थिर रहते हैं, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, कुंडली में कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता, फलस्वरूप उसमें कोई प्रेरित धारा प्रवाहित नहीं होता। फैराडे ने निष्कर्ष निकाला, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह तभी संभव है जबकि चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति हो। ये फैराडे ने निष्कर्ष निकाला।